हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हो चुका है। हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुपालन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश्वरानंद जी गिरी महाराज। हमारे बीच सेहोरा विधायक माननीय श्रीमती नंदिनी मरावी जी भी यहाँ मंच पर आ गई हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री जी और इस मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज अध्यक्ष मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड, साथ ही साथ सेहोरा विधायक माननीय श्रीमती नंदिनी मरावी जी से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अपने कर कमलों से इस दीप को प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने का कष्ट करें। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। सायंकाल में ईश के प्रति संवेदना, ईश के प्रति प्रार्थना, उस ईश्वर के लिए हम नमन करते हैं। हमारे बीच माननीय स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज भी हैं। मैं पुनः हमारे अतिथियों को मंच का आसन ग्रहण करने का निवेदन करता हूं और इसके बाद अब हम स्वागत की कड़ी को प्रारंभ कर रहे हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्मानीय श्री अखिलेश्वरानंद जी महाराज अध्यक्ष गौपालन एवं संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश। स्वागत में मोती की माला, शाल, श्रीफल, एक आचार्य श्री की फोटो और तुलसी का पौधा सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय को इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत श्रीमती नंदिनी मरावी जी, विधायक सेहोरा विधानसभा क्षेत्र, और इसके तत्काल बाद माननीय श्री प्रभात जी मुंबई, श्री कैलाश चंद जी जैन पंचायत सभा अध्यक्ष, श्री रायसेठ चंद्र कुमार जी, श्री आनंद सिंघई जी, श्री चक्रेश मोदी जी, श्री सतीश जैन जी दयोदय और अमित पडरिया जी, ये सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। कृपया ध्यान दें, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत जैन पंचायत सभा के द्वारा किया गया।
अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्री अरविंद भाई जी, श्री प्रेमचंद प्रेमी जी, श्री पवन चौधरी जी, श्री सतीश नेता जी, श्री अनिल जैन गुड्डा जी, ये स्वागत करेंगे माननीय अखिलेश्वरानंद जी महाराज का। इसके बाद हमारे बीच इस मंच पर विराजमान है अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन। आपका स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री राकेश चौधरी, श्री सत्येंद्र जैन जग्गू, श्री नीरज पलक, श्री अशोक फुग्गा, एडवोकेट संदेश जी और श्री मुकेश जैन जी। कृपया आएं और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। इसके बाद माननीय नंदिनी मरावी जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री छोटेलाल जी, श्री सौरभ जैन नन्नू जी, श्री संजय अरिहंत जी, श्री सुनील मंगलाहार जी, श्री मनीष जैन जी और श्री मनीष जैन गैस एजेंसी। आपसे निवेदन है कि आप कृपया सिहोरा विधायक माननीय नंदिनी मरावी जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच उपस्थित अन्य जो गणमान्य जनप्रतिनिधि, सम्मानीय दर्शक दीर्घा में यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं जैन समुदाय के हमारे पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया उनका भी सम्मान करने का कष्ट करेंगे। बड़े श्रद्धा के साथ आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी गिरी महाराज, जो कार्यक्रम की रूपरेखा एवं स्वागत उद्बोधन के लिए इस मंच पर विराजमान हुए हैं। अध्यक्ष मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड भोपाल, इनके स्वागत उद्बोधन के लिए मैं इन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर करताल ध्वनि से हम स्वामी अखिलेश्वरानंद जी गिरी महाराज का स्वागत करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में परितः संतु, गावों में सर्वतः संतु। गवां मध्ये वसाम्यहम् रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। मेरे साथ आप सब लोग 2-3 बार जय जयकार करें। बोलिए भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, नर्मदा मैया की, भारत के संतों की, भारत के वीरों की, भारत के बलिदानियों की, भारत के त्यागी तपस्वियों की, भारत की सन्नारियों की बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान, इस परिसर में विराजमान भारत की दिव्य तपोनिधि विभूति आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके सभी यहाँ पर उपस्थित साधकगण, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इस परिसर में विराजमान जबलपुर जिले के सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के यहाँ उपस्थित गो संवर्धन बोर्ड का दायित्व निर्वहन करने वाले सभी अधिकारीगण, और आज जिन सबका गो सेवा के लिए
संस्थागत और व्यक्तिगत रूप से सम्मान होने जा रहा है। मैं आप सभी उपस्थित महानुभावों के हृदय में विराजमान धर्मनिष्ठा, गोनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा के पवित्र भाव को नमन करता हूं। आप सबके हृदय में विराजमान शिव और शिवा के अंश को प्रणाम करता हूं। समय अधिक हो गया है। मुझे स्वागत के लिए और स्वागत के साथ साथ आज के विषय को आप सबके संज्ञान में लाने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड, जिसे मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड कहते हैं, उसके सम्माननीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं। उस बोर्ड की एक कार्य परिषद होती है। उस कार्य परिषद का दायित्व वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंपा है। इसके पूर्व भी उनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में मैंने 3 वर्ष गो संवर्धन बोर्ड के दायित्व का निर्वहन किया था। तब प्रदेश में गो संवर्धन बोर्ड और उसकी कार्य पद्धति से बहुत कम लोग परिचित थे, पर अपने पिछले कार्यकाल में गांव-गांव तक गो संवर्धन बोर्ड और मध्य प्रदेश शासन की गो संरक्षण की नीति और माननीय मुख्यमंत्री जी के गो सेवा के पावन संकल्प को और प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो प्रशासन तंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है, केवल उस विषय को ही मैं स्थापित करता रहा। इस बार जब मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दायित्व सौंपा, तो हमारी यात्रा गो सेवा की दृष्टि से कितनी आगे बढ़ी है, मैं उसका छोटा सा वृत्त आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का कार्य आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया सेवा सम्मान और उसके अंतर्गत पुरस्कार का ये कार्यक्रम है। इसमें आज बहुत सारे लोगों का सम्मान होना है। सम्मान उन लोगों का होना है जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से लोगों को एकत्रित करके गौशालाएं संचालित की जा रही हैं और व्यक्तिगत रूप से भी गाय के प्रति अपनी समर्पित भाव से सेवा की जा रही है। ऐसे सभी लोगों का चयन मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वो आप सबके सामने आने वाला है। गायों के रक्षण का, गोवंश की सेवा का, गो संवर्धन का और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम मध्य प्रदेश के निवासियों के मन में ये बात स्थापित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके पास 95,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल है और पशु संगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में ही देश का जितना गोवंश है उसका सर्वाधिक गोवंश मध्य प्रदेश में है। इसलिए मध्य प्रदेश शासन की ये नीति है कि गोवंश का संरक्षण हो, गोवंश का संवर्धन हो। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार के गो सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, उनका संचालन हो रहा है। मध्य प्रदेश में आगर मालवा जिले में 1400 एकड़ के भूखंड पर एक कामधेनु गो अभयारण्य की स्थापना हुई है। उसमें लगभग 3200 गोवंश है और आधुनिक युग की नवाचार विधि से वहां पर अनेक प्रकार के सेवा कार्य चल रहे हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में ही जो हमारा विंध्य क्षेत्र है, वहां बसावन मामा नाम का एक स्थान है। वहां पर गोवंश वन्य विहार विकसित कर मैं 2 बार वहां गया हूं। 4000 गोवंश का वहां शासन के द्वारा संरक्षण हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गो संवर्धन बोर्ड के द्वारा जो गौशालाएं रजिस्टर्ड की गई हैं, उन गौशालाओं में 627 गौशाला जो हैं वो क्रियाशील हैं। उन 627 गौशालाओं में लगभग 1,66,000 गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 3,000 गौशालाएं सरकार के द्वारा मनरेगा के फंड से मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत उनके निर्माण का कार्य पूरा भी हो गया है और कुछ का निर्माण कार्य चल रहा है। अगर इन सबका गोवंश की सेवा का वृत्त एकत्रित किया जाए तो लगभग 2.5 लाख गोवंश इन गौशालाओं में सुरक्षित है। मैं इन दिनों में, अभी मुझे 3 माह ही हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दायित्व दिया है। मैंने बहुत तेजी के साथ उन गौशालाओं का अवलोकन भी किया है, वहाँ के गोवंश का भी अवलोकन किया है और वहाँ की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया है।
मैं दो तरह की गौशालाओं की प्रशंसा करूंगा। जो सेंट्रल जेलों में गौशालाएं चलाई जा रही हैं, वहां मैन पावर उपलब्ध होने के कारण गायों की सेवा का बड़ा सुंदर कार्य चल रहा है और पूज्य संत महात्माओं के आश्रम के द्वारा, आचार्य श्री की प्रेरणा से उनके शिष्यों के द्वारा जो दयोदय सेवा केंद्र चल रहे हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में गोवंश है और उनकी सेवा की जा रही है। मैन पावर और मनी पावर दोनों गायों के लिए चाहिए, वो इन आश्रमों के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। मैं आप सबसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो गौशालाएं निर्मित हो गई और जिन गौशालाओं का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, प्रत्येक गौशाला के साथ 5 एकड़ भूखंड चरनोई के लिए, गायों के विचरण के लिए वो उपलब्ध कराया गया है और सारी गौशालाओं में प्रतिदिन प्रति गोवंश 20 रुपए की राशि शासन की ओर से दी जाती है। हम मानते हैं कि इतनी राशि पर्याप्त नहीं है, लेकिन सरकारों का काम है, सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है और मध्य प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र बड़ी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। लेकिन इसमें जन भागीदारी, जन सहयोग की अपेक्षा है। गौशालाओं का संचालन करना स्वयंसेवी समाज सेवी संस्थाओं का काम है। इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं गांव-गांव में घूमकर जो कठिनाइयों का अनुभव कर रहा हूं, हमारी प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर जो गोवंश निराश्रित और बेसहारा होकर भटक रहा है, उस गोवंश को निर्मित गौशालाओं में पहुंचाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। और जिन लोगों ने चरनोई की भूमि पर जबरन कब्जा किया है, उनसे अनुरोध पूर्वक, और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हम ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि गाय का निवाला छीनने का अधिकार किसी को न दिया जाए। जबलपुर में 530 एकड़ भूखंड हमको उपलब्ध है। हम गोवंश वन्य विहार की संरचना के लिए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, गोपालन एवं डेयरी विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं। उसके लिए फंडिंग कैसी होगी, किस प्रकार से काम करना होगा। मनरेगा के वरिष्ठतम अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा 5-5 ग्राम पंचायतों को जोड़कर हम गोवंश वन्य विहार का मॉडल तैयार कर सकते हैं और मध्य प्रदेश में गोवंश के भटकने की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसके अलावा मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो काम मैं स्वयं करता हूं, वो कार्य आप से भी करने का अनुरोध करता हूं। मध्य प्रदेश 7.25 करोड़ की आबादी का है। हमारे घरों में प्राचीन समय में चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए निकला करती थी। ये गोग्रास कहीं बंद हो गया और कहीं पारंपरिक परिवारों में चल रहा है। हम इसको नवाचार विधि में ढालना चाहते हैं। आने वाली गोपाष्टमी मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक पर्व बन जाए। मध्य प्रदेश के लोग गौशालाओं में नजर आए, गो पूजन करते नजर आए और हम आप संकल्प करें 10 रुपया प्रतिदिन भोजन करने के पहले गो माता के गोग्रास के नाम पर गुल्लक में डालेंगे। अगर 1 करोड़ लोगों ने भी ये काम, ये व्रत ले लिया तो 10 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में प्रतिदिन निकलेगा और साल भर हमने निकाला तो अगली गोपाष्टमी में 3650 करोड़ रुपया जन भागीदारी का होगा। और इस माध्यम से जनता और सरकार और प्रशासन सब मिलकर के हम गोवंश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। मैं अपने समस्त संचार माध्यमों से और जनता के संज्ञान में ये सब बातें ला रहा हूं। मध्य प्रदेश सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है और पब्लिक को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। तब हम मध्य प्रदेश को बेहतर राज्य की ओर, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर और गो उत्पादन के माध्यम से, अनेक प्रकार के उद्योगों के माध्यम से हम इसे समृद्धि के शिखर पर ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर आप सब उपस्थित जनों का हृदय से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। आप सबके प्रति मेरा नमस्कार। जय गौ माता कहते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बोलो भारत माता की, गो माता की और अपनी प्यारी नर्मदा मैया की। धन्यवाद। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज का ये स्वागत उद्बोधन हम सुन रहे थे और अब इसके बाद हमारे आज के कार्यक्रम का विशिष्ट पहलू पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह। मैं सबसे पहले 2018-19 में संस्थागत श्रेणी के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सागर जिले से आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र लहरदा रतौना 1998 से संचालित है।
1656 गौवंश वहां पर हैं और इसे प्रथम स्थान दिया गया है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान स्वरूप उन्हें ये पुरस्कार दे रहे हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं अशोकनगर से पधारे दयोदय पशु सेवा केंद्र अशोकनगर, जहां एक 1999 से ये प्रारंभ किया गया है और जहां गौवंश की संख्या 535 है। आमंत्रित हैं, तृतीय स्थान इन्हें मिला है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी स्वागत। गौशाला में निशक्त गौवंश का पालन किया जा रहा है। गौवंश के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित साहित्य का प्रकाशन और गौपालकों की सेवा। अशोकनगर दयोदय पशु सेवा केंद्र तृतीय। उसके बाद महाकाल की नगरी उज्जैन हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री गोपाल गौशाला ग्राम कचनारिया तराना 2003 में संचालित हुई है। 617 गौवंशों के साथ जिन्हें सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है। उत्कृष्ट प्रबंधन के साथ संचालित यह गौशाला जैविक खाद्य निर्माण और पंचगव्य औषधि निर्माण के साथ साथ प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंच के द्वारा ये पुरस्कार। और अब बालाघाट से पधारे हुए गौवंश रक्षण समिति वारासिवनी 2000 में स्थापित 858 गौवंश सांत्वना पुरस्कार आपको सम्मानित किया जा रहा है। बीमार गौर वंशों की रक्षा के लिए बैतूल जिला त्रिवेणी गौशाला ग्राम झगड़िया 1998 में बनी। 220 गौवंशों के साथ 10 एकड़ भूमि में जैविक खेत से चारा उत्पादन और हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त गोवंश का तत्काल उपचार जहां किया जाता है, ऐसे सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है बैतूल को। कृपया आए। त्रिवेणी गौशाला ग्राम झगड़िया बैतूल सांत्वना पुरस्कार। इसके बाद नरसिंहपुर श्री राज राजेश्वरी गौशाला तहसील गोटेगांव 2003 में स्थापित 370 गौवंश के साथ जीव दया के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य सांत्वना पुरस्कार। और अब बारी है 2018-19 के व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कारों की। व्यक्तिगत श्रेणी में श्री सूरज सोनी गौपुत्र सागर, इन्हें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय महामंडलेश्वरा नंद गिरी जी के कर कमलों से सागर नगर में सूरज सोनी की ख्याति गौपुत्र के रूप में है। आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री S.K. उपाध्याय जेल अधीक्षक रीवा सेंट्रल जेल रीवा में अधीक्षक पद पर कार्यरत हैं और गौशाला का सफल संचालन आपने किया है। मानवीय संवेदनाओं का भाव जागृत करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। द्वितीय पुरस्कार श्री S.K. उपाध्याय रीवा। इसके बाद तृतीय पुरस्कार श्री ज्ञानचंद जैन जी पन्ना से हमारे बीच में है, तैयार रहेंगे। श्री ज्ञानचंद जैन जी गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। गौवंश के चारा भूसा की व्यवस्था, पंचगव्य बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। जैविक खाद को बढ़ावा दे रहे हैं। 15 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपके गौवंश में 4000 गौवंश पालन आप कर रहे हैं। इसके बाद 2019-20 संस्थागत श्रेणी के पुरस्कारों में हम आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले प्रथम स्थान पर छिंदवाड़ा जिला 1998 में स्थापित 1242 गौवंशों की संख्या। बाहुबली जीव रक्षा संस्थान मेगा सिवनी गौ संवर्धन के क्षेत्र में
आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। यहाँ तक कि सामान्य लकड़ी की जगह उपयोग अंतिम संस्कार हेतु दिया जा रहा है। बीमार पशुओं का उपचार भी आपने किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद तैयार रहेंगे सिंगरौली 2015 में स्थापित 238 गौवंश श्री राम गौ संवर्धन गौशाला बिरकुनिया द्वितीय पुरस्कार के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जीव दया के क्षेत्र में 20 से 50 किलोमीटर क्षेत्र की दूरी तक घायल गौवंशों का आप उपचार करते हैं। करताल ध्वनि के साथ उनका स्वागत होना चाहिए सिंगरौली। इसके बाद हम पुनः आमंत्रित कर रहे हैं उज्जैन जिले को, जहां 2003 में स्थापित 549 गौवंशों के साथ श्री शीतला माता गौ सेवा समिति सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित की जा रही है। इसके बाद आगर मालवा 2010 में स्थापित 920 गौवंशों के साथ श्री गणेश गौशाला आगर मालवा, इन्हें भी सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। विशेष उपलब्धि यह है कि ये बायोगैस ईंधन के साथ केंचुआ खाद का उत्पादन भी वृहद स्तर पर कर रही हैं। इंदौर 2003 में स्थापित 426 गौवंशों के साथ श्रीमद भागवत गौशाला ग्राम कनाड़िया सांत्वना पुरस्कार। इसके बाद प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ आवासीय विद्यालय की ब्रह्मचारिणी दीदी, सम्मानीय दीदी को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, जो आज अपने मुखार बिंद से हम सबको उद्बोधन देंगी। सम्मानीय दीदी प्रतिभाशाली स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ आवासीय विद्यालय। हमारे बीच प्रतिभाशाली ज्ञानोदय विद्यापीठ आवासीय विद्यालय की ब्रह्मचारिणी दीदी का उद्बोधन। आपका स्वागत है इस मंच पर। अब आपके मुखारबिंद से हम आपका आशीर्वचन भी सुनेंगे। आदरणीय दीदी। पंख नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसी, दीप बनो जलता रहूं, गुरुपद पद्म समी। हम सब यहीं से आचार्य भगवान के चरणों में सर्वप्रथम नमोस्तु अर्पित करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी। और इसके बाद यहाँ आए हुए सभी आगंतुकों में सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम हृदय से अभिवादन करते हुए मंचासीन सभी अतिथियों का भी अभिवादन प्रतिभा स्थली परिवार की ओर से करते हैं। प्रतिभा स्थली, दयोदय और पूर्णायु सभी संस्थाएं एकजुट होकर और इस सदन में उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों की ओर से भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथियों का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज ये जो जीव दया पुरस्कार, आचार्य श्री ने एक बार कहा था पुरस्करोति इति पुरस्कारः, जो आगे ले जाने के लिए कार्य किए जाते हैं और जो व्यक्ति करता है उसका अनुकरण हो, इसके लिए ये पुरस्कार होते हैं। आचार्य श्री जी ने ही आज इस देश को जिस दिशा और दशा, इस दशा में जो भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए हमारा देश किसी और दिशा में मुड़ रहा था, उसी सही दिशा में ले जाने के लिए आचार्य भगवान ने जो आज दिशाएं दी है और भारतीय सरकार भी आज उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन इस धरती पर हो रहा है, जिससे
आज हजारों 2500 वर्ष पूर्व षटखंडागम ग्रंथ में आचार्य महाराज ने लिखा है, या श्री सा गौ। इस धरा पर अगर कहीं श्री है अर्थात लक्ष्मी है तो वो गाय है। गाय आज पूर्णतः कंप्लीट अपने आप में इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है। उसका कोई एक अंग भी ऐसा नहीं जो आज हम अर्थ की दृष्टि से, पुण्य अर्जन की दृष्टि से या हमारे शास्त्र की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो इस धरा पर श्री है, लक्ष्मी है तो वो गौ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। ये भारत की परंपरा रही है। गाय को माता कहा गया। गाय को संपूर्ण सृष्टि का आगे ले जाने वाला ये पशु नहीं है, ये हमारे परिवार का एक अंग माना गया है। वही भारतीय संस्कृति आज जब अपनी दिशाओं को बदलने लगी तब आचार्य भगवान ने हमारे समाज को, हम सबको अपना कर्तव्य याद दिलाकर उसे पालन करने के लिए गौशाला, पहले तो घरों में पालन होता था, लेकिन आज इस तरह से अगर संयोजना नहीं हो पा रही तो गौशालाओं का निर्माण किया जाए। निःशक्त पशुओं को पशुधन मानकर, अपना कर्तव्य मानकर उनका संरक्षण किया जाए। यही सब बातें आचार्य श्री के मुखारविंद से, उनके उपदेशों से हम सब जान रहे हैं। उनका जीवन, संपूर्ण उनका जीवन अहिंसा का दर्शन है। उनके विचार भारतीय परंपराओं को हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे कर्तव्यों को याद दिलाते हैं। आज का दिन हमारे लिए यह पुण्य का अवसर है कि आज हम सब अपनी आँखों से आचार्य श्री के दर्शन कर रहे हैं। आज 75वां जन्म दिवस है जब इन महामनीषी का इस धरा पर अवतरण हुआ, और आज इस अवस्था में भी आचार्य श्री भारतीय इंडिया बने भारत को पुनः प्रतिभारत, समृद्धशाली भारत बनाने के लिए निरंतर हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन को तप और त्याग से जिस तरह से संवारा है, वैसे ही अहिंसा के विचारों से और भारतीय संस्कृति से हमें ओतप्रोत होकर के जीवन के जीने के लिए भी दिशा दी है। शिक्षा कैसी हो? शिक्षा अर्थकरी नहीं, परमार्थकरी हो। अर्थकरी विद्या पाश्चात्य दर्शन की देन है। हमारे यहाँ तो शिक्षा दान दक्षिणा की प्रक्रिया हुआ करती थी। यही बात गुरुकुलों में किस प्रकार से शिक्षा हुआ करती थी, यही शिक्षा दर्शन आचार्य श्री ने आज हमें बताया। और प्रतिभा स्थली, ये आवासीय शिक्षा संस्थान जहाँ पर उसके आधार हैं स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ वन, स्वस्थ वतन और स्वस्थ चेतन और स्वस्थ धन का निर्माण कर सके, ऐसी शिक्षा आज हमें हमारे विद्यालयों में और भारतीय शिक्षा में दी जानी चाहिए। इसके साथ अर्थोपार्जन के लिए कौन से साधन हो, गौ पालन करना, पशुपालन करना, हथकरघा जैसे पारंपरिक कार्यों का संचालन करते हुए हम अहिंसक अर्थोपार्जन के साधनों को अपनाएं, और हम अपने शिक्षा के साथ साथ किस तरह से चिकित्सा पद्धति हो। आयुर्वेद भारतीय संस्कृति की देन है, लेकिन हम उसे जब भूलने लगे तब आचार्य महाराज ने अपने उपदेशों से पूर्णायु जैसे संस्थानों के लिए आशीर्वाद देकर के पुनः भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद को जीवंत बनाने के लिए एक और दिशा दे दी है। बस अब इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके दिशाओं को पा रहे हैं, उनके आशीर्वाद को निरंतर ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे देश की सरकार भी हम देख रहे हैं निरंतर आचार्य श्री के चरणों में आकर के दिशा निर्देश को प्राप्त कर रहे हैं। समाज भी उनसे ये दिशाओं को पा रही है। हम सबका अब कर्तव्य है, आचार्य श्री तो अपनी दिशा से अग्रिम गति की ओर अग्रसर हो ही रहे हैं। त्याग और तप से बनाया हुआ उनका जीवन सुरभित
होकर के भारतीय संस्कृति को पुनः लौटाने के लिए कह रहे हैं, रुको रुको अब लौट चलें उसी, और जहां हमारा 17वीं शताब्दी से पहले का हमारा भारत था। बस अब हमें तैयारी करना है, जिस तरह से सरकार को तैयारी करना है। अभी हम देख रहे हैं शिक्षा नीति में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आए, लेकिन अब समाज को, हर नागरिक को तैयार होना है कि वो मातृभाषा में पढ़ने और पढ़ाने के लिए भी अपने अभिभावक बनकर के तैयार हो जाएं, जिससे इस संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बचाया जा सके और पुनः मनुजो मानवो भूयात भारतः प्रतिभारतः की भावनाएं साकार हो सके और आचार्य श्री का आशीर्वाद सफल हो सके और आचार्य श्री पूर्णायु हो, दीर्घायु हो, चिरायु हो, ऐसी हम सब भावना करते हैं, जिससे ये भारतीय संस्कृति आगे आने वाले समय में जीवंत बनी रह सके। और हम सब यहीं से आचार्य श्री के चरणों में बार बार निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि यह देश जब कभी भी अपनी गति को, अपनी दिशा को भूल जाए, तब वे हमें समझाए, हमें दिशा दें और हमारी दशा को सही करें। यही हम उन सबके चरणों में भावना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आदरणीय सार गर्भित उद्बोधन रहा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, परम पूजनीय विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की और कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की। इस मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश गोपालन और पशु संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आदरणीय विनय भैया, बहन नंदिनी जी, सभी वरिष्ठगण जो इस कार्यक्रम में विराजमान हैं, यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, ज्ञान के सागर, करुणा के सागर, दया के सागर, स्नेह और आत्मीयता के सागर और कृपा के सागर, संत श्रोमणी परम पूजनीय आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम लोग सचमुच धन्य हैं जिन्होंने अपनी आंखों से आचार्य श्री के दर्शन किए हैं, और जिनने काम किया है वो तो महाधन्य है, उनके साथ काम किया है। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो साधारण जन थे, साधारण इंसान थे। मैं धर्म से भले ही जैन ना हूं, लेकिन जन से जैन और जैन से जिन बनने की राह गुरुवर ने हमको दिखाई है। जैन वो नहीं होता जिसके नाम के आगे लिखा रहता है जैन साहब। जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीते वो महावीर। जो महावीर वो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वो जैन। और इसलिए जैन दुनिया में हर कोई हो सकता है। और मैं मानता हूं कि मानव जीवन सफल और सार्थक करना है तो हम सबको अपने आप को जीत के जैन बनने का प्रयास करना चाहिए। और ये राह सचमुच में अगर किसी ने हमको दिखाई तो वो आचार्य भगवान हैं। अहिंसा परमो धर्म, क्षमा वीरस्य भूषणम,
जियो और जीने दो, ये वो उत्तम सिद्धांत है जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराते हैं। और इसलिए मानता हूं कि ये सिद्धांत आज सचमुच में बहुत प्रासंगिक है। और आज का दिन तो शरद पूर्णिमा का दिन है। आज जब चंद्रमा अपने प्रकाश से अमृत की वर्षा करेंगे, इसी पावन दिन आचार्य गुरुवर का, आचार्य भगवान का इस धरती पर अवतरण हुआ है। और उनका अवतरण हम सबके भवतरण के लिए हुआ है। सचमुच में ये हीरक जयंती कहते हैं 75 वर्ष को, अध्यात्म जगत के हीरा की ये हीरक जयंती है। और उस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य हमको मिला है। भवतरण का मतलब जो खुद के साथ साथ दुनिया को तार दे, वो दुनिया को तारने वाले ऐसे ऋषि हैं सचमुच में, जिनके पास अपना तो कुछ नहीं है, ना धन है, ना दौलत है, ना परिवार है, ना चटाई है, ना बर्तन है, ना धन है, ना दौलत है, उनका कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबके हैं और हम उनके हैं, सब उनके हैं। इस पवित्र अवसर पर सचमुच में हम जैसे लोग जो संसार के मोह माया में फंसे रहते हैं, इससे बाहर निकालने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, इससे बाहर निकालने के लिए अगर राह कोई दिखाते हैं तो वो आचार्य भगवान दिखाते हैं। और इसलिए मैंने बहुत पहले तय कर लिया था कि आज के इस पवित्र दिन मैं जरूर शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य श्री के दर्शन करूंगा। मैं तो भैया धन्य हो गया, अपना जीवन तो सफल। आए, दर्शन किया, प्रणाम किया। आज हमारे सामने स्वामी अखिलेश्वरानंद जी विराजमान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आचार्य भगवान केवल जैन धर्म के नहीं, वो सब धर्मों के हैं, वो राष्ट्र संत हैं। बताइए ऐसा कोई संत बहुत काम कर रहे हैं, संतों में कोई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसा मैंने उनको देखा और जैसा मैंने उनको जाना, आत्मनिर्भरता के प्रेरक हैं वो। अब ये हथकरघा के काम, और कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं। हमारी बहन बता रही कि सब हथकरघा के हैं। जी जी जी, कितने लोग, उनकी प्रेरणा से कितने बुनकर और कितने हमारे आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबन की जिनको आवश्यकता थी वो काम में लगे हैं। तो वो केवल इस लोक से नहीं, इस लोक से भी और दूसरे लोक से भी कैसे उद्धार हो, इसका राह दिखाने वाले हमारे आचार्य भगवान, वो करुणा निधान हैं। अब आज ही हमने देखा आयुर्वेद के लिए ब्रह्मचारी समर्पित हुए हैं। आयुर्वेद की शिक्षा काहे के लिए? संत को क्या लेना देना, कोई जिए चाहे मरे, हम तो अपने भजन में लगे। लेकिन नहीं, कोरोना जैसी महामारी में बाकी रोगों से निपटने के लिए भारतीय पद्धति आयुर्वेद, हमारा योग सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए आयुर्वेद के लिए जो काम कर रहे हैं सारा जगत जानता है। उनसे बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है? अभी दीदी यहाँ बोल रही थी, प्रतिभा स्थली विद्यालय, उसके माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की, परंपराओं की और विचारों की शिक्षा देकर अपने पैरों पर खड़ा करने का और टैलेंट के प्रकटीकरण का यहाँ महाअभियान चल रहा है। आचार्य से बड़ा साहित्यकार कौन हो सकता है? मैंने मूक माटी एक बार नहीं बार बार पढ़ी है। और केवल साहित्यकार नहीं, उनसे बड़ा त्यागी और वीतरागी कौन हो सकता है? सचमुच में वो अद्भुत है और हम धन्य हैं जो उनके आशीर्वाद और स्नेह की छाया में काम करने का हमको सौभाग्य मिला है। और मैं सच कहता हूँ, भारतीय संस्कृति, जीवन मूल और परंपराओं को ऐसे संतों के कारण, स्वामी जी जैसे भी हमारे संत अनेकों हैं, उनके कारण सचमुच में हमने बचा के रखा है। और जीव दया का जो भाव, एक तरफ मूक माटी और एक तरफ मूक वो जिनमें जान तो है लेकिन बोल नहीं पाते, गौ माता के संरक्षण के लिए जो काम आचार्य श्री कर रहे हैं वो सचमुच में अद्भुत है। और इसलिए जब मैं पहले मुख्यमंत्री था
बीच में नहीं था, कुछ दिन दूसरे आ गए थे जब मैं, और उस समय का पुरस्कार ही नहीं बटे जब लेकिन जीव दया पुरस्कार, इसीलिए फिर आचार्य भगवान के नाम पर ही हमने प्रारंभ करने का फैसला किया। मैं उन सभी संस्थाओं को और व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ काम करने वाले गौशालाओं के संचालकों को हृदय से बधाई देता हूं। जैसे स्वामी अखिलेश्वरानंद जी ये बता रहे थे कि शासन गो संवर्धन बोर्ड हमारा गो संरक्षण की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बात आचार्य भगवान भी कहते हैं और स्वामी अखिलेश्वरानंद जी ने भी आपको बताई कि ये केवल सरकार का अकेले का काम नहीं है और ना अकेली सरकार कर सकती। आज हम जगह जगह देख रहे हैं यांत्रिक खेती शुरू हो गई, बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली। जब तक बैलों से खेती कराते थे तब तक खूब चारा खिलाते थे, बांध बांध कर रखते थे, सींग रंगते थे, गले में घंटा बांधते थे, और जब ट्रैक्टर आ गया तो दिया एक लठ और छोड़ दिया सड़क पे, और फिर कह दो अब सरकार गौशाला बनाए। सरकार कितनी गौशाला बनाएगी? मैं ये कड़वी सच्चाई कह रहा हूं, अकेले सरकार का काम नहीं है, सरकार के साथ समाज को जुटना पड़ेगा और समाज जुट रहा है, अच्छे लोग जुट रहे हैं। हमने गो संवर्धन बोर्ड का गठन इसलिए किया है कि सरकार भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सरकार अपने साथ समाज को भी जोड़ेगी। सरकार समाज मिलके गौ माता के संरक्षण का काम करेंगे। अनेकों गौशालाएं, अभी लगभग 3,500 गौशालाओं पर काम चल रहा है। गो अभयारण्य भी हमने बनाए हैं। गौ सेवा के मामले में सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं समाज को भी आह्वान करता हूं कि गोग्रास के रूप में कुछ ना कुछ वो जरूर करे। और जो हमारे पशु गौ माता, चाहे वो बैल हो, गोवंश हो, अलग अलग जो सड़कों पे घूम रहे हैं, कई बार एक्सीडेंट होते हैं, बुरी हालत होती है क्योंकि लाखों की तादाद में है। ये एक दो गो अभयारण्य इनको नहीं समा सकते, इसलिए अपने अपने स्तर पर भी हम प्रयास करें। नंबर 1, और गौशालाओं को हमको, जैसा आचार्य भगवान कहते हैं, स्वामी अखिलेश्वरानंद जी कहते हैं, अपने पांव पर खड़ी करना पड़ेगी। और जैसा दीदी बता रही थी कि गौ माता की एक एक चीज, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो गोमूत्र हो, उनके इतने उपयोग है कि सचमुच में अगर ढंग से हमने उसका उपयोग कर लिया तो गौशालाएं अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, स्वावलंबी होगी। हमारा काम गौशालाएं बनाना भी और उनको स्वावलंबी बनाना भी, ताकि सारा गोवंश उनमें समा जाए। और हम अपने घर पर भी देखो, बिना गाय के, आज मैं अंत में ये बताना चाहता हूं कि कुछ चीजों को मैंने जीवन का अंग बनाया है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे बहुत होते हैं, खुद भाषण दो, नेताजी तो यही करते हैं, भाषण दो और छुट्टी पाओ, तुम करो। लेकिन सचमुच में जो कहे वो पहले करे। तो मैं 2 काम, बाकी तो कई चीजें करता हूं, जैसे मैं योग करता हूं, प्राणायाम करता हूं, पूजन करता हूं, पूजन में संतों को भी प्रणाम करता हूं, और जब मैं पूजन पे बैठता हूं तो आचार्य श्री का चित्र भी मेरी आंखों में अपने आप घूम जाता है। उनके आशा और विश्वास भरी आंखें और आशीष के लिए उठा हुआ हाथ मेरा मनोबल और मेरा साहस और बढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद मैं नीचे जाके सबसे पहले सीएम हाउस में ही, मुख्यमंत्री निवास में ही, पहले मैं 2 गाय लेके आया था मुख्यमंत्री निवास में। जब पहले मुख्यमंत्री बना तो जब मैं मुख्यमंत्री निवास से विदा हुआ तो वो 44 हो गई थी। अब वो 44 गाय मैंने अपने खेत पे रखी है। और फिर अब मैं 2 लेके आया था, जब फिर मुख्यमंत्री बन गया चौथी बार, तो फिर 2 गौ माता फिर ले आया सीएम हाउस में। हाँ, अब 2 की वो 5 हो गई है। और एक का जन्म तो नवरात्रि की अष्टमी पे हुआ, तो हमने नाम ही उसका अष्टमी रख दिया। एक का धनतेरस के दिन हुआ तो उसका नाम धनवंतरी रख दिया। और मैं जब नीचे उतरता हूं तो पहले गौ माता को रोटी खिलाता हूं, इसके बाद फिर वहां से निकल के पेड़ लगाता हूं, और उसके बाद फिर बाकी सरकार का काम प्रारंभ करता हूं। तो हम में से हर एक को ये कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। तो आचार्य भगवान की कृपा और आशीर्वाद से हम ये सब काम करते रहें, सरकार और समाज मिलकर, यही संदेश है। बहुत देर हो गई, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं देर में आया। अब नेताओं की आदत है देर से आओ और क्षमा मांग लो। आप तो 4 बजे के बैठे हैं, लेकिन मैं आज सवेरे अलीराजपुर गुजरात की बॉर्डर से चला, फिर भगवान वाल्मीकि जी की जयंती थी भावरा में,
वो मनाई, फिर भोपाल पहुंचा, भोपाल से खजुराहो आया, फिर सतना जिले में 3 सभाएं की, उसके बाद यहाँ आया और अभी शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम पन्ना में प्राणनाथ प्यारे के दरबार में जाके करना है। इसलिए आप सबको प्रणाम करते हुए और आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उनसे यही आशीर्वाद मांगते हुए कि सद्बुद्धि देना और सन्मार्ग पे चलाना, ताकि हम अपने जीवन को सफल सार्थक बना सकें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और इसके बाद श्री विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य, उनकी पवित्र स्थिति में आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो समय दिया गया, उस समय के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के अत्यंत आभारी है। माननीय अखिलेश्वर रंजन जी स्वामी जो हमारे कार्य परिषद पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही आभारी है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर पीरूराम चौधरी जी के, कि जिन्होंने यहाँ पर बहुमूल्य समय दिया। साथ ही आभारी है आदरणीय परम सम्मानीय विनय भैया जी के, जो कि हमारे इस कार्यक्रम में गरिमा में उनकी उपस्थिति रही। विभिन्न जनप्रतिनिधि जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनका बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पशुपालन विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ उपस्थित रहे, उन चालक और जो पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और साथ ही जैन समाज के जो भी यहाँ पर सम्मानीय जन उपस्थित हैं, मातृशक्तियाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को और व्यक्तियों को जो व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं, ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आज आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य।